गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम महान जनसंघर्ष था, जिसकी रणनीति महात्मा गांधी द्वारा तैयार करवाई गई, किंतु इसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बजाय द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने किया था। पहली बार गांधी जी ने उग्रतापूर्वक सोचना प्रारंभ किया। उनका बार बार अंग्रेजों से यही कहना था कि वे भारत को ईश्वर अथवा अराजकता के भरोसे छोड़ दें। भारत में जापानी आक्रमण का कारण अंग्रेजों में भारत की उपस्थिति थी। जापान भारत का शत्रु नहीं है, वह ब्रिटेन का शत्रु है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेज न केवल भारत छोड़ें बल्कि उन्हें अपने समस्त एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को भी छोड़ देना चाहिए। इस संदर्भ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्धा प्रस्ताव। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को समर्थन दिया और यह प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन पटेल, राजेंद्र प्रसाद इन्होंने भी किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। सरदार पटेल ने इस अवसर पर कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु अत्यंत भयानक होगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। 8 अगस्त को अधिवेशन में 14 जुलाई के वर्धा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यह समिति स्वाधीनता को भारत का जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक जन आंदोलन जारी रखने की मंजूरी देती है। गांधी जी ने इसी अवसर पर करो या मरो का नारा दिया। बम्बई के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी का यह भाषण युगांतकारी रहा। कांग्रेस नेता एवं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारामैया का कहना था कि गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण कर रहे थे। रविवार 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं को कहा गया कि वे आधे घंटे में प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। गांधी जी, उनके सचिव महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू को आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया, जबकि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में ले जाया गया और साथ ही सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रांतीय नेताओं को भी बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाई। भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम गांधी जी और कांग्रेस द्वारा ही तैयार किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ही किया गया। भारत के साम्यवादी दलों ने इस आंदोलन में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि साम्यवादी दल सोवियत रूस द्वारा निर्देशित होता था। अगस्त सितंबर 1942 में उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत और बढ़ा दी। वे इस बात पर बल देने लगे कि भारत एक बहुभाषीय देश है, इसी कारण वह बहुराष्ट्रीय देश भी है। इससे इस धारणा को भी बल मिला कि सिंधी, बलूची, पठानी, पंजाब मुस्लिम राष्ट्रीयताएं हैं। 9 अगस्त 1942 की सुबह वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश में एक अभूतपूर्व आक्रोश की लहर फैलने लगी। वरिष्ठ नेताओं के अभाव में इस आंदोलन का नेतृत्व द्वितीय पंक्ति के युवा एवं संघर्षशील नेताओं के हाथ में आ गया। इससे नीचे के दबावों को अधिक प्रखरता से उभरने का अवसर मिला। समाचार पत्रों ने आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक चेतना का आम जनता में संचार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम चरण में, जो कि मुख्य रूप से शहरों में हुआ, भारी हिंसा हुई। इसमें आंदोलनकारियों एवं पुलिस एवं सेना में व्यापक झड़पें हुई। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद इस आंदोलन के प्रारंभिक केंद्र रहे। अगस्त आंदोलन के जो मुख्य केंद्र हैं अन्य, वो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मिदनापुर, उड़ीसा थे। यहाँ पे व्यापक जन आंदोलन हुआ। आंदोलन की लहर शीघ्र ही संयुक्त प्रांत के पूर्वी क्षेत्रों में भी फैल गई थी। गाजीपुर में भी कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र बम्बई प्रेसिडेंसी था। यहाँ पर आंदोलन शहरी केंद्रों से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। किसानों ने छापामार युद्धों, आतंककारी गतिविधियों के माध्यम से इस आंदोलन को चलाया। किसानों को अनेक प्रशिक्षकों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया।
बंगाल के मिदनापुर के तामलुक नामक उपसंभाग में क्रांतिकारियों ने समांतर जातीय सरकार की स्थापना की। तामलुक उपसंभाग में 8 सितंबर को आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर दानीपुर के एक मिल मालिक द्वारा चावल के बाहर भेजे जाने के प्रयास को किसानों ने विफल कर दिया। सितंबर तक के अंत तक आंदोलनकारियों ने संचार साधनों एवं पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया। एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। सतीश सामंत ने अगस्त रिवॉल्यूशन एंड टू रियन द मिदनापुर में मिदनापुर के इस आंदोलन का सजीव वर्णन किया है। ब्रिटिश सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनी क्योंकि इस सरकार ने कलकत्ता, अराकान, आसाम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक इस आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। सितंबर के आसपास जब आंदोलन अत्यंत उग्र हो गया तो सरकार को इसका दमन करने के लिए सरकार की सहायता लेनी पड़ी। इस आंदोलन का दमन करने के लिए सेना की 57 टुकड़ियों का प्रयोग किया गया। जिन क्षेत्रों में जनता ने अपना अधिकार शासन स्थापित कर लिया था वहां पर सेनाएं भेज दी गई। बलिया में ब्रिटिश सरकार की पुनर्स्थापना करने के लिए बलूची सेना भेज दी गई, जिसे वहां के निवासियों पर अनेक अत्याचार किए। अनेक स्थानों पर निशस्त्र जनता पर गोलियां चलाई गई, लूट और हिंसा के कार्य किए गए। निर्धर किसानों पर सामूहिक रूप से आर्थिक दंड लगाए गए। कुछ स्थानों पर वायुयानों के द्वारा भी गोलियां बरसाई गई। 1943 में युद्ध सदस्य रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने केंद्रीय विधानसभा में इस आंदोलन संबंधी आंकड़े को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस आंदोलन के दौरान पुलिस और सेना के द्वारा 338 बार गोलियां चलाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन में कांग्रेस ही गैरकानूनी एवं हिंसात्मक कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगा कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खतरनाक तैयारी कर रही है। 10 फरवरी 1945 को महात्मा गांधी ने आत्मशोधक उपवास प्रारंभ कर दिया, जिसकी भारत ही नहीं विश्व में चर्चा होने लगी। विश्व के अनेक समाचार पत्रों ने गांधी जी के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 5 मई 1944 को मलेरिया, एनीमिया, निम्न रक्तचाप आदि से पीड़ित होने के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके उपरांत गांधी युग समाप्त सा होने लगा, किंतु इतना अवश्य है गांधी जी का प्रभाव अभी भी भारत के जनमानस पर अत्यधिक था। भारत छोड़ो आंदोलन एक जनव्यापक आंदोलन होते हुए भी अंग्रेजों को भारत से निकालने में असफल रहा। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अत्यंत क्रूरतापूर्वक दमन एवं समूचे देश में आतंक का राज्य स्थापित करना। इस आंदोलन की पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी। इस आंदोलन को उचित नेतृत्व नहीं मिल सका था। आंदोलन का हिंसात्मक रूप धारण कर लेना, जबकि आंदोलनकारियों के पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। 1943 में बंगाल में भयावह अकाल पड़ा, लेकिन बंगाल की स्थिति 1942 से भी और ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। बंगाल धान के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था एवं अपनी पैदावार से वह उसका स्वयं काम चल जाता था, लेकिन 1942-43 में खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आई। इसी बीच वर्मा एवं वलाया से बड़ी संख्या में शरणार्थी भी बंगाल आने लगे। इस कारण वस्तुओं की कीमत में भारी वृद्धि होने लगी। 1942 में वर्मा में ब्रिटिश सेना की पराजय के उपरांत बर्मा से आने वाला चावल भी बंद हो गया था। 1942 की अगस्त क्रांति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह 1857 के बाद हुआ दूसरा महत्वपूर्ण देशव्यापी आंदोलन था। इस जन आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया। ब्रिटिश सरकार यह समझने लगी थी कि अब भारत का जनमत उनके विरुद्ध हो गया है। यदि ब्रिटिश सरकार ने इसका शीघ्र ही कोई हल नहीं निकाला तो अंग्रेजों के खिलाफ पुनः एक क्रांति हो जाएगी। इस जन आंदोलन ने अमेरिकी, चीन जैसे देशों का ध्यान भारतीय समस्या की ओर आकृष्ट किया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन का जिस प्रकार दमन किया, उससे विश्व के अन्य देशों की सहानुभूति भारतीय जनता के पक्ष में हो गई थी। इस आंदोलन के उपरांत इंग्लैंड के राजनीतिक दल गंभीरता से भारतीय समस्याओं पर विचार करने लगे। अब ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि भारतीय जनता को अधिक दिनों तक दबाए नहीं रखा जा सकता। लेबर पार्टी ने भारतीयों के साथ समझौते की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद कर दिए जाने के कारण यह नेता युद्ध में जापान के समर्थन या विरोध के मामले में स्पष्ट रवैया अपनाने की उलझन से बच गए, क्योंकि 1943 के उपरांत जापान की सेनाओं की पराजय होने लगी थी। आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं भारत की सीमाओं में आ चुकी थी। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण,
अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटूभाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका जैसे नेता अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन्हीं नेताओं के सहयोग से भारतीय रियासतों में भी प्रजामंडल आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन से न केवल भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, अपितु भारतीय रियासतों ने भारतीय संघ में विलय होने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।